नमस्कार दोस्तों, आज लोकतंत्र के जश्न का दिन है। कोई भी जीते कोई भी हारे, सरकार किसी की भी बने, कैसे भी बने, आखिरकार तो लोकतंत्र को जीता ही माना जाता है। यानी हार हो या जीत, ऐसे हो या वैसे, आखिर में तो लोकतंत्र और उसकी जीत का एक मत ही सामने आता है। लेकिन एक खेल है शतरंज, आपने भी खेला होगा। शतरंज राजनीति में भी खेला जाता है, लेकिन यहां पर बात एक मत पर नहीं पहुंचती। शतरंज का खेल और सत्ता की शतरंज एक दूसरे से बिल्कुल उलट होती है। शतरंज के खेल में वजीर, हाथी, घोड़ा, ऊंट और सारे प्यादे मिलकर राजा को बचाते हैं, लेकिन सत्ता की शतरंज में इसे ठीक उलट होता है। सत्ता की शतरंज में राजा अपने वजीर और प्यादों को बचाता है। शतरंज के खेल में आखिरी वक्त में राजा हर हाल में खुद को बचाने की कवायद करता है, लेकिन सत्ता की शतरंज में आखिरी वक्त में राजा हाल में विपक्षी दल को मात देने की कवायद करता है। हरियाणा में बिछी सत्ता की इस शतरंज में राजा ने अपनी भूमिका पूरी मुस्तैदी से निभाई और अपने वजीर और प्यादों को साफ बचा लिया। जाहिर है, तीसरी बार में सत्ता वापसी का हुनर ही राजा का असली हुनर है। इसके लिए पूरे देश ही नहीं, दुनिया भर में राजा की पहचान है, क्योंकि राजा का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जीत, सत्ता। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजा का एक ही मूल मंत्र है, जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, सब कुछ सही है। तो अब हरियाणा चुनाव के नतीजों पर विपक्षी दल के नेता, पत्रकार और यहां तक कि खुद हरियाणा की जनता चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, कितना भी हैरान हो ले, फिलहाल का अंतिम सत्य है बीजेपी की लगातार तीसरी बार सत्ता। ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाई, नतीजे आज जम्मू और कश्मीर के भी आए। जम्मू रीजन में बीजेपी का दबदबा पहले की तरह दिखा, कश्मीर पहले की तरह, कांग्रेस पहले की तरह कमजोर ही रही, बेहद कमजोर। लेकिन चुनाव से पहले ही कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन हो चुका था, याद होगा आपको। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर रीजन में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिल गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का प्रदर्शन कश्मीर में बहुत ही खराब रहा। बीजेपी का कश्मीर रीजन में कभी भी वजूद नहीं रहा। इस चुनाव में भी बीजेपी का खाता कश्मीर रीजन में नहीं खुला। लोकतंत्र कश्मीर में जीता और बीजेपी हार गई, और लोकतंत्र हरियाणा में भी जीता, लेकिन बीजेपी यहां जीत गई और कांग्रेस हार गई। तो अब इन दोनों राज्यों के लोकतंत्र और पार्टियों की हार जीत में ये फर्क क्यों है? दोस्तों, ये मासूम सा सवाल तो बनता है, क्या जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र का मतलब कुछ और है और हरियाणा के लोकतंत्र का मतलब कुछ और है? इस गुत्थी को समझने के लिए ही मैंने शतरंज का जिक्र शुरू में ही कर दिया था। सियासी और चुनावी शतरंज दोनों राज्यों में बिछी थी, लेकिन दोनों राज्यों की शतरंज में राजा अलग अलग थे, और यही अलगाव दोनों राज्यों में लोकतंत्र की जीत की अलग अलग तस्वीर की वजह है। पहले हरियाणा चुनाव के शतरंज को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हरियाणा के नतीजों ने सबसे ज्यादा हैरान किया है। हरियाणा में एक और सत्ता की कमान संभाले बीजेपी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे। यहां राजा हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी ओर कांग्रेस, जहां राजा के खाने में बैठे हुए थे राहुल गांधी। चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी के हार की भविष्यवाणियां होने लगी थीं। एग्जिट पोल तक बीजेपी के हार की ही मुनादी कर रहे थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि सत्ता की शतरंज में असल जिम्मा राजा के पास होता है, और बीजेपी के राजा का एक ही मूल मंत्र है, विक्ट्री एट एनी कॉस्ट, जीत हर कीमत पर चाहिए। जबकि दूसरी ओर का राजा तो पहले ही काफी कुछ अपने वजीर और प्यादों पर निर्भर रहा। फिर लोकतंत्र की इस लड़ाई में उसका इकलौता भरोसा लोक यानी जनता पर ही था। लेकिन ऐसे किसी कमजोर खाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली चाल वोटिंग से 6 महीने पहले ही चल दी थी। 9.5 साल लगातार राज करने वाले सीएम मनोहर लाल खट्टर को हटाकर चुनाव से ऐन पहले
नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया। आपको याद भी होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहां जनता यानी लोकतंत्र की दो खूबियां भी बता देते हैं। मजेदार बात यह है कि जनता की ये दोनों खूबियां आपस में बिल्कुल विरोधाभासी हैं। एक तो लोकतंत्र का लोक यानी जनता बहुत सरल सीधी साधी है। दूसरा, वो बहुत समझदार भी है। मैं तो खुद भी ऐसा ही मानता हूं। आप सब भी खुद को ऐसा ही मानते होंगे। तो चलिए अब बात बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खट्टर की जगह सैनी को सीएम बनाया और जनता ने समझ लिया कि पिछले 9.5 साल से पूरी सरकार में जो असली गुनहगार था उसे राजा ने दंड दे दिया। तो अब नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं बचता। राजा ने दूसरी चाल चली, आधे से ज्यादा पुराने उम्मीदवारों का टिकट काटकर। स्थानीय स्तर पर जो लोकतंत्र का लोग थोड़ा बहुत अभी भी नाराज था, वो भी समझ गया। राजा ने तीसरी चाल चली, क्योंकि उसे हर हाल में जीत चाहिए थी। उसने ज्यादातर विधानसभाओं में दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों, निर्दलियों को भी अलग अलग तरह से संभाला। अब इस संभालने में कोई भी तरीका हो सकता है और संभलने वाले उम्मीदवार कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं। यह अधिकार हमारा लोकतंत्र ही उन्हें देता है। इसमें खुद राजा ने अपने 2 प्यादों को मरवा दिए, यानी सरेंडर करवा दिए। जैसे सिरसा में लोकहित पार्टी के मुखिया और सिटिंग एमएलए गोपाल कांडा के समर्थन में बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने अपने नाम वापस ले लिए। लोकतंत्र के इस पर्व में किसी का जश्न फीका नहीं होना चाहिए। जांगड़ा साहब तो अपनी पार्टी के सत्ता में आने पर भी जश्न मना लेंगे, मना ही रहे होंगे, और शायद राजा उन्हें इस कुर्बानी का सिला भी जरूर देगा। और गोपाल कांडा का इस लोकतंत्र के जश्न में बने रहना, लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश करना भी जरूरी है। गोपाल कांडा के नाम भी आपको याद होगा। उनकी एयरलाइंस कंपनी हुआ करती थी, जिसमें काम करने वाली महिला स्टाफ के शोषण और उसकी आत्महत्या के बाद आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में गोपाल कांडा जेल भी जा चुके हैं। इसी बीच विपक्षी खेमे में भ्रम का माहौल भी बनाया गया, जैसे कांग्रेस को हुड्डा की कांग्रेस बताने की कोशिश हुई। कांग्रेस की दलित नेता और सांसद कुमारी शैलजा के अपमान और उनके बीजेपी में शामिल होने का शिगूफा भी उड़ाया गया। याद भी होगा आपको, चंद दिनों पहले ऐसा खेल चल भी रहा था। इससे 2 फायदे हुए। एक तो विपक्षी खेमे की अंदरूनी कलह तेज हुई, दूसरा लोकतंत्र का लोग यानी जनता भी कंफ्यूज हो गई। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या वाकई कांग्रेस सरकार आई तो सिर्फ जाट का वर्चस्व रहेगा, दलितों और बाकी बिरादरियों की अनदेखी की जाएगी? इन बातों का सीधा मतलब तो यही है कि लोकतंत्र के लोग यानी जनता को जानबूझकर कंफ्यूज किया गया, उनके दिल दिमाग को भ्रमित किया गया। जबकि आपको याद रखना चाहिए कि देश का चुनाव आयोग और उसके मुखिया राजीव कुमार हमेशा मुस्कुराते चेहरे के साथ फ्री एंड फेयर यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की दुहाई देते रहे हैं। याद होगा आपको। इस चाल की काट के लिए दूसरे खेमे के राजा राहुल गांधी ने काफी जतन किया। वो हुड्डा और शैलजा को एक मंच पर साथ लेकर आए, उनके साथ हाथ मिलवाया, 36 बिरादरी की सरकार बनाने का दम्भ भरा। लेकिन कहावत है, जो पहले मारे मीर, ऑफेंस ऑफ द बेस्ट डिफेंस। जो चाल पहले चल दी गई उसने असर दिखाना ही था। इतनी चालों के बाद आखिरकार वोटिंग की तारीख भी आ गई। अब राजा ने चला मास्टर स्ट्रोक। ऐसे मास्टर स्ट्रोक चलना भी राजा की खास अदा है। एन वोटिंग वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसान सम्मान निधि की पेंडिंग किस्त जारी की, यानी किसानों के खाते में सीधी रकम भेजी गई। ये योजना पुरानी है, चल रही है, लेकिन इस बार राजा ने इसे भी चाल की तरह चला। इसका विरोध भी हुआ। विरोधी खेमे ने इसे कैश फॉर वोट बताया, गलत बताया, जुर्म बताया। लेकिन लोकतंत्र के लोक में जिनके खातों में रकम पहुंची उन्हें तो राहत ही मिली। वो ऐतराज क्यों करेंगे? और जिसे रेफरी से उम्मीद थी यानी चुनाव आयोग के मुखिया राजीव कुमार, वो मुस्कुराते हुए खामोशी से रहे। राजीव कुमार ने भी सोचा होगा कि लोकतंत्र की लोकप्रिय योजना है जो लाखों लोगों का भला करती है, इसमें भला अड़ंगा क्यों लगाना? फिर ये पुण्य कार्य कर भी देश के प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं।
इन तमाम चालों को तो देश का कोई भी व्यक्ति खुली आंखों से देख सकता है। हो सकता है कुछ और चालें भी राजा ने चली हों जिन्हें कोई समझ ना पाया हो। जैसे वोटों की गिनती के वक्त भी विरोधी खेमे कांग्रेस की ओर से आरोप लगा कि चुनाव आयोग वोटों की गिनती में जानबूझकर देरी कर रहा है, लेकिन अंत भला सो सब भला। आखिरकार हरियाणा में लोकतंत्र जीत गया और बीजेपी की 10 साल पुरानी वो सत्ता जिसके मुख्यमंत्री को हटा दिया गया, कई मंत्रियों को हटाया गया, जिस पर खिलाड़ियों का अपमान करने, भेदभाव करने के आरोप लगे, जिस पर अन्नदाता किसानों पर अत्याचार करने के आरोप लगे, जिस पर रोजगार न दे पाने के आरोप लगने लगे, वो 10 साल पुरानी बीजेपी सत्ता लगातार तीसरी बार और 5 साल के लिए फिर से चुनकर आ गई। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत का हरियाणा में लोकतंत्र की जीत के चेहरे से अलग है। हरियाणा में जो विपक्षी दल है कांग्रेस, वो जम्मू कश्मीर में सत्ता में आ गई है। ये भी लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का एक और रूप सामने है। ये रूप भी आप उसी शतरंज से समझिए जो खिलाड़ियों वाला नहीं, सत्ता वाली है। जम्मू कश्मीर में एक और कांग्रेस के राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पिता पुत्र फारूक और उमर अब्दुल्ला राजा की भूमिका में हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही राजा है। दरअसल बीजेपी में हर बिसात पर राजा एक ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां सीधे सीधे तो कुर्सी मोदी के हाथ से निकलकर उमर अब्दुल्ला के हाथ में चली गई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में भी अपनी पहली चाल तो बरसों पहले चल दी थी, 2019 में ही, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपना प्रतिनिधि यहां पहले ही तैनात कर दिया था। फिलहाल जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। इसके बाद भी राजा ने चुनाव से बहुत पहले कई और चालें चली, जैसे परिसीमन कर जम्मू रीजन में 6 सीटें बढ़ा दी गई, क्योंकि राजा को मालूम था कि कश्मीर रीजन में उसका खाता भी नहीं खुलने वाला है। सीट बढ़ाने का मौका सिर्फ जम्मू में ही है। एलजी को कई संवैधानिक अधिकार देकर बेहद ताकतवर बना दिया गया, इतना ताकतवर कि विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही एलजी कोटे के 5 उन विधायकों के नाम सामने आ गए जो असल में चुनाव लड़े ही नहीं। उन्हें लोकतंत्र के लोग यानी जनता ने नहीं चुना। फिर भी वो 5 विधायक लोकतंत्र के ही दत्तक हैं, जिन्हें विधानसभा में नॉमिनेट करने का हक एलजी को है, और ये मुफ्त के एक मुश्त 5 विधायक बीजेपी के ही हैं। ये बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। इन सबके साथ कुछ रूटीन की चाल हरियाणा की तरह कश्मीर में भी राजा ने चली। जैसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद को तो पहले चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल गई। कश्मीर में 1 अक्टूबर को आखिरी दौर की वोटिंग के बाद राशिद को 2 अक्टूबर को बस तिहाड़ जेल में पहुंचना है। माना जा रहा है कि नतीजों के बाद हालात पर काबू बना रहे और जोड़तोड़ में कुछ और मदद मिल सके, इसके लिए ऐसा किया गया होगा। हकीकत जो भी हो, वैसे कुछ भी चालों के लिए जिक्र हरियाणा को लेकर करना मैं भूल गया तो माफी के साथ उसका जिक्र यहां कर रहा हूं। चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी कथित शराब घोटाले में 5 महीने एन हरियाणा चुनाव के प्रक्रिया के दौरान जमानत मिल गई थी। जेल से बाहर आने के 2 दिन बाद ही, जी हाँ 2 दिन बाद ही, केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी और आतिशी को दिल्ली की कमान दे दी। इसके बाद केजरीवाल ने हरियाणा में जमकर चुनाव प्रचार किया। अब आप ये सब जानते हैं कि हरियाणा में केजरीवाल और उनकी पार्टी की कोई हैसियत है ही नहीं, लेकिन हाँ वोट तो वो जरूर काट सकते थे, तो उन्होंने बखूबी किया भी। अब ये वोट किसके लिए कटे, ये भी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जाहिर है कांग्रेस के ही वोट कटे। इसी तरह महिला शिशुओं के शोषण और हत्या के आरोप में उम्र कैद काट रहे राम रहीम को भी हरियाणा में वोटिंग से कुछ दिन पहले पैरोल पर छोड़ा गया। राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा के लाखों भक्त हैं और करीब दर्जन भर सीट पर डेरा का असर है। हालांकि राम रहीम को हरियाणा में ना घुसने और प्रचार ना करने की हिदायत के साथ छोड़ा गया, लेकिन किसी बॉर्डर इलाके पर डेरा जमाने से भला कोई रोक सकता था। यूपी के बागपत से भी राम रहीम ने अपना धर्म निभाया, भक्तों को ज्ञान बांटा। राम रहीम, केजरीवाल और इंजीनियर राशिद
ये सब संवैधानिक हक से जेल से बाहर आए। इस हक पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। किसी पार्टी या नेता की दूर दूर तक जीत की गुंजाइश ना होने के बावजूद अगर लोकतंत्र का लोक यानी जनता उसे वोट देती है तो ये भी उसका संवैधानिक लोकतांत्रिक हक है। उस पर भी कोई सवाल नहीं उठा सकता है। कश्मीर में इंजीनियर राशिद अभी 12 अक्टूबर तक जेल से बाहर है और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत कुछ यूं हुई है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन बहुमत से सिर्फ 2 से 4 सीट ही ज्यादा है। बीजेपी के पास अपने चुने हुए करीब 29 विधायकों के साथ एलजी के गिफ्ट किए 5 एक्स्ट्रा विधायक भी, जी हाँ 5 एक्स्ट्रा विधायक भी, करीब 9 इंडिपेंडेंट भी हैं। जोड़ घटाव में आप में से कोई भी कमजोर नहीं है, मुझे मालूम है। और वैसे भी ये जोड़ घटाव तो 5वीं पास भी कर लेगा। यानी दिल्ली में बैठा राजा अगर कश्मीर में बैठे अपने नुमाइंदे के जरिए लोकतंत्र की जीत का पाला फौरन नहीं तो कुछ समय बाद ही सही, लेकिन अगर बदल दे तो हैरान मत होइएगा। वैसे भी राजा के तमाम मास्टर स्ट्रोक्स में ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है जिसे वो बखूबी चलता भी रहता है, क्योंकि राजा के जीवन का एक ही मूल मंत्र है, जीत, हर हाल में जीत, किसी भी कीमत पर जीत। और सत्ता की शतरंज पर जीत के लिए चली जाने वाली राजा की हर चाल संवैधानिक लोकतंत्र दावों के साथ होती है और हर सूरत में जीतना तो लोकतंत्र को ही है। मैंने अपने 2 दिन पहले एग्जिट पोल आने के बाद अपने वीडियो में ये सवाल किया था कि हरियाणा में कौन जीतेगा, एग्जिट पोल, तंत्र या लोक। जाहिर है एग्जिट पोल तो साफ औंधे मुंह गिर गए। आप सवाल कर सकते हैं कि सारे के सारे एग्जिट पोल करने वाले पत्रकार क्या हरियाणा के लोग यानी जनता को नहीं समझ पाए। लेकिन ये सवाल करते ही एक और सवाल आपके दिमाग में कौंधेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, सब के सब एक साथ गलत कैसे हो सकते हैं। अब मेरी पूरी चर्चा को ध्यान में रखते हुए मेरे 2 दिन पहले के सवाल को फिर से ध्यान में लाएं। हरियाणा कौन जीतेगा, तंत्र या लोक यानी सिस्टम या पब्लिक। जीतता तो हमेशा लोकतंत्र ही है, लेकिन जैसे ही आप लोक और तंत्र को अलग अलग करके परखते हैं तस्वीर साफ हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।